हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। किस किस पद्धति के आधार पर साहित्य इतिहास लिखा गया, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं उसकी पद्धतियों के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ क्या है? भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता। गोकुलनाथ ने लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। और नाभादास कृत भक्तमाल, नाभादास ने भक्तमाल लिखा और गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है कि किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। इसमें कवियों का विवरण दिया गया है, भक्तमाल में भी, और 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है। गोकुलनाथ ने अपने पिता के बारे में लिखा है, उनके पिता के शिष्यों को लिखा है, उनका परिचय लिखा है 252 वैष्णवन की वार्ता में, और अपने दादाजी के जो शिष्य थे उनके बारे में लिखा है 84 वैष्णवन की वार्ता में। जब हम गद्य साहित्य पढ़ेंगे वहाँ पर इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ नाभादासकृत भक्तमाल है, भक्तमाल में भी ऐसे ही है कि उसमें केवल कवियों का ही विवरण दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी से। 19वीं सदी में गारसा दसासी कृत इस्तवार दला लिटरेचर एंदवे हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही लिखा था इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ मुख्य रही। वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति। आइए देखते हैं उस पद्धति में क्या क्या आता है, कैसे उस पद्धति में लिखा जाता है, उस पद्धति में कौन कौन से रचनाकार आएंगे। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के कारण ही इसको वर्णानुक्रम पद्धति रखा गया। प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ। तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा, पहले आएंगे केदारनाथ सिंह, फिर चिंतामणि, फिर तुलसीदास। क्योंकि केदारनाथ सिंह क से है तो क पहले आएगा, उसके बाद से च है, उसके बाद से त है, तो पहले केदारनाथ सिंह, फिर चिंतामणि, फिर तुलसीदास। लेकिन अगर इनकी समय सीमा को हम ध्यान में रखते हैं तो तुलसीदास जो है भक्ति काल में आएंगे, चिंतामणि जो है रीति काल में आएंगे, और केदारनाथ सिंह आधुनिक काल में आएंगे। तो ऐसे रखने के लिए ये क्रम जो है गलत हो जाएगा, लेकिन वर्णानुक्रम पद्धति पर यही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं बल्कि शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। जो गारसा दत्तासी ने ग्रंथ लिखा है इस्तवार दला लिटरेचर एंदवे हिंदुस्तानी, वो इसी पद्धति पर लिखा गया है, वर्णानुक्रम पद्धति पर, ठीक है। ये पूछता है कि इस्तवार दला लिटरेचर किस पद्धति पर लिखा गया है, तो वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है तो आपको जानना जरूरी है, फ्रेंच भाषा में, ठीक है, फ्रेंच भाषा में। आगे बढ़ते हैं कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में क्या आएगा? कालानुक्रम पद्धति में इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कविवृत्त संग्रह मात्र हैं। कविवृत्त संग्रह मात्र किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है कविवृत्त संग्रह, ठीक है, कविवृत्त संग्रह मात्र है। क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब है कब किस कवि का जन्म हुआ, और बस ऐसे उनके बारे में लिखते रहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति में। आगे है कि जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। 2 कवियों ने, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ का नाम यदि पूछे
तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम पूछे तो मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। ठीक है, आगे है कि यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। 2 पद्धति हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखते हैं तीसरा पद्धति क्या है, वो है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है, यानी ये पद्धति भी साहित्य की दृष्टि से सही नहीं है। न कालानुक्रम पद्धति, न वर्णानुक्रम पद्धति और न ही वैज्ञानिक पद्धति, तीनों में कुछ न कुछ त्रुटियां मिल रही हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति है फ्रेंच विद्वान तेन, ये जो तेन है फ्रेंच विद्वान है, फ्रेंच विद्वान तेन है ने इनका जो पद्धति था वो क्या था, विधेयवादी पद्धति तेन का। इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है किसने, तेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है, और वो है जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, रेस, मिलियन और मूवमेंट। जाति, वातावरण, क्षण, इन तीनों को आधार बनाकर इन्होंने विधेयवादी पद्धति की रचना की है। ठीक है, इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है, और यह पूछा गया कोटेशन है। ठीक है, आगे है कि इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने, ये तो फ्रेंच विद्वान थे तेन, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को अपनाया, और हिंदी में बात करें तो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उसके बाद से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी करते हैं, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है। निम्नलिखित उद्धरण यानी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आइए देखते हैं क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वह है कि प्रत्येक देश का साहित्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। ठीक है, और ये भी कथन बार बार पूछा जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं साहित्य के बारे में कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ठीक है, और ये लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। तो यहाँ जो 3 आपको कथन दिखाई दिए हैं, तेन का और आचार्य शुक्ल का और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, ये तीनों हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं साहित्य इतिहास दर्शन। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्य इतिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य इतिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन जो है साहित्य इतिहास दर्शन करता है। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन बिलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख ग्रंथ लिखा है, साहित्य इतिहास का दर्शन। ये भी ग्रंथ है, पुस्तक है। पूछा जाता है कि साहित्य इतिहास का दर्शन किसका है, तो उत्तर होना चाहिए नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, मैनेजर पांडे का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, मैनेजर पांडे की पुस्तक है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये पद्धति था
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। और इन पद्धतियों से प्रश्न पूछा जाता है। अक्सर जो ये 3 कोटेशन ये भी पूछा जाता है, और कौन कौन किस पद्धति के तहत किस लेखक ने या किस साहित्य इतिहासकार ने लिखा है। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।